बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ शेक्सपियर दैट नेम इज़ हैमलेट, इसकी हम जो है ओवरऑल इसकी समरी कैरेक्टर्स, इसकी क्या स्टोरी थी, इसके थीम्स क्या हैं और डाउनफॉल जो प्रिंस का है, हैमलेट जो कि प्रिंस है एक डेनमार्क का, उसका डाउनफॉल क्यों हुआ और ये ट्रेजेडी किस तरह से है, शेक्सपियर ने इसे कैसे लिखा और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो से हैं, इम्पोर्टेंट थिंग्स जो से हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड द वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको जो हेमलेट का सारा ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट जब भी आप अपने पेपर्स में या कहीं भी आप अगर हेमलेट को कवर करेंगे तो इसकी बेसिक स्टोरी, इसके बेसिक थीम्स आपको ज़रूर क्लियर होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ में नहीं आती या आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। और अगर आपको पेड असाइनमेंट्स बनवानी है तो उनके लिए भी आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो मास्टरपीस है हेमलेट, एक प्ले जो है, इसकी अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये लिखा गया था बिटवीन 1601 बिटवीन 1599 एंड 1601। और ये जो है ये शेक्सपियर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो उसके वर्क है उनमें से ये एक है। इसका अंदाज़ा यहीं से लगा लेना कि हम अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आप ये हैमलेट की ट्रेजेडी को पढ़ते हो। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप इसकी ट्रेजेडी को पढ़ते हो, इसके बारे में आपको पता होता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है इंग्लिश लिटरेचर का। और उसके अलावा इतना पुराना लिखा हुआ जो वर्क है 1601 का लिखा हुआ, आज जो 21st सेंचुरी है उसमें भी हम इसे पढ़ रहे हैं। तो इसकी जो एक इम्पोर्टेंस है इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा लें कि अभी तक भी ये हमारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कितना ज़्यादा पढ़ाया जाता है। उसके अलावा इसमें हम ह्यूमन साइकोलॉजी, एथिक्स, डेस्टिनी जो है ट्रेजेडी का, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी में हम पढ़ते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी रिटन है। आपकी डेस्टिनी आपको वहाँ ले जाती है जो कि लिखा होता है आपके लिए। उसके अलावा इसकी अगर सेटिंग की बात करें तो वो एक कैसल है जिसका नाम एल्सिनोरो कैसल है डेनमार्क के अंदर। और जो प्रिंस हैमलेट है इज कॉल्ड होम टू अटेंड हिज फादर्स फ्यूनरल ओनली टू फाइंड हिज अंकल क्लॉडियस। जब वो प्रिंस जो है हैमलेट जो प्रिंस है वो जब अपने फादर के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आता है तो तब उसे पता चलता है कि उसके जो उनका अंकल है क्लॉडियस उसने उसके फादर को मार दिया है और उसकी ही माँ से जिसका नाम गर्ट्रूड है उससे शादी कर ली है। अब ये अब वो जौन सा है वो वहाँ का बादशाह बन चुका है डेनमार्क का। अब आगे स्टोरी कैसे चलती है तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको मैं इसकी ओवरऑल समरी बता दूँ तो ये स्टोरी जौन सी है ये स्टार्ट होती है एक घोस्ट से जो कि उसके फादर का ही घोस्ट है। जो हेमलेट का फादर है उसका ही घोस्ट है जिसे वो देखता है और वो घोस्ट हेमलेट से ये कन्फेस करता है कि उसके जो अंकल है क्लॉडियस उसने ही उसे मारा है। लेकिन हेमलेट बजाय इसके ऊपर फ़ौरन से वो एक्ट करे, वो सोचता है, वो पहले कंफर्म करना चाहता है कि ये सच कह रहे हैं या नहीं। तो फिर वो क्या करता है, वो एक प्ले जो-सा है वो परफ़ॉर्म करता है स्टेज के ऊपर ताकि अपने जो चचा है, उसका जो अंकल है क्लॉडियस उसका रिएक्शन देख सके कि वो सच में उसने उसके बाप को मारा है या नहीं। तो जब वो देखता है कि क्लॉडियस जब डेथ का सीन आता है तो वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर उसे कंफर्म हो जाता है कि क्लॉडियस ने ही उसे मारा है। दूसरी तरफ इसमें हम एक ओफिलिया का भी कैरेक्टर देखते हैं जो कि हैमलेट की लवर है। और ओफिलिया का जो फादर होता है पोलोनियस वो भी हैमलेट के ही पीछे उसकी जासूसी में लगा होता है। जब हैमलेट ये एक्ट करना शुरू कर देता है कि वो एक पागल है, मैड है, तो क्लॉडियस को तो सब समझ में आ जाता है लेकिन पोलोनियस इसको देखना चाहता है कि ये सच है या झूठ है। तो वो इसके पीछे लग जाता है। लेकिन जब प्ले के बाद गर्ट्रूड से हैमलेट बात करने जाता है तो कर्टन के पीछे ये खड़ा होता है पोलोनियस और उसे लगता है कि ये क्लॉडियस है। तो बाद में वो उसे उधर देखता भी नहीं और मार देता है। इस तरह ओफिलिया का जो फादर है
पोलोनियस उसे हेमलेट मार देता है और ओफिलिया जो-सी है इसी गम में, अपने फादर के गम में ही वो पागल हो जाती है और एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है। अगर आगे हम समरी जो एक्ट 1 और 2 की है, इसमें अगर क्या स्पार्क है, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले तो वही जो गोस्ट रेवलेशन होती है, जो कि बताती है कि क्लॉडियस ने मुझे मारा है, जो कि अंकल भी होता है उसका। और उसके अलावा फिर हेमलेट जौन-सा है वो मैड एक्ट करना स्टार्ट कर देता है और पोलोनियस को बाय मिस्टेक मार देता है और ओफिलिया जौन-सी होती है वो पागल हो जाती है। क्लोनिस को पहले ये लगता होता है कि हेमलेट जो है उसकी बेटी जो ओफिलिया है उसकी वजह से वो पागल हो चुका है क्योंकि उसी की वजह से ओफिलिया की वजह से क्योंकि दोनों लवर्स हैं तो उनसे लगता है कि ओफिलिया की वजह से ये पागल हो चुका है लेकिन ऐसा नहीं होता वो सिर्फ एक्ट कर रहा होता है। फिर टर्निंग पॉइंट यहीं से आता है जब वो एक प्ले को अरेंज करता है और उसे पता चलता है कि वाकई में ही इसके जो फादर ने इसके जो फादर हैं उनको इसके अंकल ने क्लॉडियस ने ही मारा है और बाद में वो पोलोनियस को मार देता है। तो यहाँ से हैमलेट का हम देख सकते हैं कि डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर ड्रामेटिक आर्क की बात करें तो एक्ट 1 में ज़रा कम टेंशन होती है, एक्ट 2 में ज़्यादा, एक्ट 3 में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और पोलोनियस की जब डेथ हो जाती है और उसके बाद एक्ट 5 जोन-सा है वो कैसे टेंशन पे ही एंड होता है। इसका एंड इस तरह होता है कि जब वो पोलोनियस को मार देता है, बात हर तरफ फैल जाती है। तो जोन-सा होता है क्लॉडियस, वो ये दिखाता है कि अब वो इसे बचाना चाह रहा है और इसको वो यहाँ से दूर इंग्लैंड में भेज देगा ताकि वहाँ ये रह सके और हैमलेट को कोई मार ना सके। क्योंकि यहाँ जो एंट्री हो जाती है ओफेलिया के भाई की भी हो जाती है जो कि अपने बहन और अपने बाप का बदला लेना चाह रहा होता है। बाद में जब खैर वो वहाँ से इंग्लैंड से जब भागता-भागता फिर वापस यहाँ डेनमार्क में आ जाता है, तो यहाँ क्लॉडियस फिर इन दोनों का जो है एक फाइट रख देता है। हैमलेट और इसकी लेटरस जोन-सा भाई होता है ओफेलिया का और वो उसकी जोन-सी तलवार होती है उसके ऊपर ज़हर लगा देता है कि वो उसे मार देगा। तो ये जो ज़हर है अगर हैमलेट सिर्फ़ घायल भी हो जाता है तो वो ज़हर से वो मर जाएगा। लेकिन इसके बाद भी उसने एक प्लान किया होता है कि अगर ये ज़हर से भी नहीं मरता तो इसका पॉइज़न मिला देंगे किसी जो-सा एक ड्रिंक है और उसे पीकर ये मर जाएगा। लेकिन इसमें ये होता है कि एक्ट 5 का जो एंड है वो यहाँ होता है कि वो जो पॉइज़नस है ड्रिंक होती है वो उसकी ही मदर पी लेती है, यानी क्लॉडियस की वाइफ़ और हैमलेट की मदर पी लेती है। और इस तरह वो मर जाती है। उसके बाद जौन-सा है इसमें हम देखते हैं कि एट द एंड जो लेटस है वो भी मर जाता है क्योंकि वो तलवारें जब एक्सचेंज होती हैं तो हैमलेट वो पॉइज़नस जोन-सी स्वॉर्ड होती है वो इसी को मार देता है और वो मर जाता है। या बाद में जो हेमलेट है वो ये सोचता है कि अब मैं भी पॉइज़न मेरी बॉडी में भी फैल गया, मैंने तो मरना ही है तो क्यों ना मैं अपने अंकल को भी मार दूँ। तो वो जब उसे मार देता है तो क्लॉडियस भी वहाँ मर जाता है। इस तरह ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स ही इसके जोन से हैं, एट द एंड हम देखते हैं कि वो सभी मर गए हैं। लेकिन जब नॉर्वे का जौन-सा एक किंग होता है वो इनसे लड़ाई करने के लिए आता है, तो जब देखता है कि यहाँ तो अब कोई भी नहीं है तो होरोशियो जौन-सा होता है जो कि हैमलेट का दोस्त है, वो उसे सारी स्टोरी बताता है और इस तरह हम फिर वो उसका जो फ्यूनरल है वो एज़ अ किंग करता है। तो ये स्टोरी थी हमारे पास हैमलेट की। आई होप कि आपको समझ आई होगी और अब अगर आपके पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसकी स्टोरी को ईज़िली टैकल कर सकते हैं। अगर थीम देखें तो मैंने यहाँ 3 थीम जो हैं वो इम्पोर्टेंट थीम्स यहाँ डिस्कस किए हैं। वो उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने पेपर में अम इनको कवर कर सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा फ़ेमस कोटेशन है हैमलेट की, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये पूरी कोटेशन भी आप कोट कर सकते हैं अपने प्लेस के अंदर। द पावरफुल सिंबल जो-से हैमलेट में वो 3 तरह के हैं। एक योरिक स्कल जो-सा है जो कि या फिज़िकल रियलिटी ऑफ डेथ एंड द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन्स इन डीके को रिप्रेज़ेंट करता है। फ्लावर जो-से ओफिलिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर्स सिम्बलाइज़ेज़ लॉस्ट इनोसेंस, ग्रीफ एंड अनरिक्वाइटेड लव। और पॉइज़न जो-सा है वो लिटरल मर्डर को एंड मेटाफोरिकल पॉइज़निंग ऑफ द डेनिश कोड को ज़ाहिर करता है। फेमस कोटेशंस और उनके मीनिंग्स भी मैंने ऐड किए हैं ताकि आपके पेपर्स जौन-सा है आपके क्वेश्चंस जौन-से हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकें और इनके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स गेन कर सकें। तो इनसे भी आप मदद जो है वो ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है या आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो भी आप मुझसे थ्रू कमेंट सेक्शन
पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजुकेशनल साइकिल बाय फिज़ा नायत। थैंक यू।